हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम देखते हैं पृथ्वी के जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल बना कैसे। उसके अतिरिक्त हम जैवमंडल के भी जिक्र करेंगे। तो देखते हैं, सूर्य एक तारा है और इस तारे के चारों ओर कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उन ग्रहों में एक ग्रह हमारा पृथ्वी है। शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी ऐसा दिख रहा था। लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य एक धधकता हुआ गोला था। अब यह गोला का तापमान धीरे धीरे नीचे गिरता गया और यह ठंडा होता गया। अब जब यह ठंडा हो रहा था तो ठंडा होने के क्रम में ऊपर वाला परत इसका जम गया। अब यह परत जमने के कारण ठोस रूप धारण कर लिया। जब यह आग का गोला था तो इस आग का गोला में बहुत सारा गैस मौजूद था। गैस के अतिरिक्त हमारा कुछ धातुएं भी मौजूद थी, जिसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ हमारा धातुएं हैं जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, सिलिकॉन हो गया, वगैरह वगैरह। ये जो धातुओं और गैसें मौजूद हैं इसका निर्माण नेबुला से संबंधित है, जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ धातुएं और कुछ गैसें मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का ऊपरी परत जब ठंडा हुआ तो यह ठोस रूप धारण कर लिया, लेकिन अभी भी इसका जो अंदर का परत है यह अभी भी गैस गर्म है और गर्म होने के कारण यह एक मैग्मा का रूप में अभी मौजूद है। ठीक है, अब ये मैग्मा के रूप में मौजूद है तो इसमें कुछ गैस और कुछ धातुएं मौजूद होंगे। अब जब गैस और धातु दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी का मतलब होता है कौन भारी है कौन हल्का है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो गैस वाला जो पोर्शन है, जो हमारा गैस मौजूद है पृथ्वी के अंदर, वो हल्का होगा हमारा धातु के कंपैरिजन में। अब जब धातु भारी होगा और गैस हल्का होगा तो गैस यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा दोस्तों? गैस यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और कुछ जो धातु हैं भारी हैं, तो भारी होने के कारण यह धातुआं कहाँ आने का प्रयास करेगा? अंदर। कुछ धातुएं जो मौजूद हैं इसमें, वह धातु कहाँ आने का प्रयास करेगा? अंदर। और जो कुछ हमारा गैस है वह बाहर आने का प्रयास करेगा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अब जब यहाँ तक आ गए हम लोग, तो इसके अतिरिक्त जब हमारा CO2, ऑक्सीजन, CH4 जैसे जलवाष्प जैसे गैस हमारा बाहर निकल रहा था, तो बाहर निकलने के दौरान जहाँ पे, अच्छा एक बात आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब पृथ्वी ठंडा हो रहा था तो जिसका ऊपर वाला परत जो है ना बहुत ज़्यादा ठोस ना हो करके हल्का ठोस था, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा ही ठंडा हुआ था, तो इसका मोटाई जो है कम था। अब जब इसका मोटाई कम रहेगा तो यह कमज़ोर होगा। तो जहाँ कमज़ोर था तो हमारा जो गैस बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, तो यह जो गैस है जहाँ पे मजबूती कम थी, क्रस्ट का मजबूती कम था, ऊपर वाला परत का मजबूती कम था, तो वहाँ से यह गैस बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। और जब यह गैस बाहर निकलने का प्रयास करने लगा तो यही ज्वालामुखी के रूप में फटना प्रारंभ कर दिया। समझ में आया दोस्तों? तो यह जो गैस फटा, ज्वालामुखी फटा, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलने वाला क्या था? जलवाष्प था। क्या था दोस्तों? जलवाष्प था। ठीक है, इसके अतिरिक्त CO2 जैसा कि हमने बताया, CH4, O2, ETC गैस से हमारा कहाँ से निकलना प्रारंभ किया? पृथ्वी के केंद्र की ओर से निकलना प्रारंभ किया। यही सारा गैस हमारा वायुमंडल का निर्माण कर दिया दोस्तों। समझ में आया? यही सब गैस हमारा जो वायुमंडल में फैलना प्रारंभ किया और वायुमंडल में फैलने के दौरान एक चादर का निर्माण किया, और यही चादर आज हमारा वायुमंडलीय चादर के रूप में दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा बाहर आएगी। तो जलवाष्प की मात्रा बाहर आएगी तो यह संघनित होगी। तो संघनित होगी दोस्तों, तो पृथ्वी पर यह प्रोसेस, जो ज्वालामुखी वाला प्रोसेस है, बहुत सालों तक चला है दोस्तों, हजारों सालों तक चला है, लगातार चला है। ठीक है, अब यहाँ से जब जलवाष्प की मात्रा बाहर निकलेगी तो चारों ओर क्या होगा? घनीभूत बादल छाएंगे।
ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संघनित होकर के बादल बारिश करवाती है, तो वैसे ही जलवाष्प की मात्रा जब बाहर निकलेगी पृथ्वी के अंदर से, तो या ऊपर आकर के संघनित होगी और एक बादल का निर्माण करेगी, और यही बादल हमारा फिर बारिश करवाएगी, और यही बारिश लगभग करोड़ों साल तक चलते रहा। अब यही बारिश के कारण हमारा चारों ओर पृथ्वी के क्या भर गया, पानी भर गया दोस्तों। इन सब क्षेत्रों में क्या भर गया, पानी भर गया। यहाँ से हमारा क्या मिला दोस्तों, जलमंडल। स्थलमंडल बताया मैंने कि जैसा कि धीरे धीरे पानी ठंडा हुआ, तो पानी ठंडा होने के दौरान हमारा क्रस्ट ठंडा हुआ, और ठंडा होने के दौरान यहाँ पर क्या हो गया, एक क्रस्ट का निर्माण कर दिया, एक क्षेत्र का निर्माण कर दिया पूरा पृथ्वी पर, एक लेयर का निर्माण कर दिया, जो हमारा क्या कहलाया दोस्तों, क्रस्ट कहलाया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे क्रस्ट का निर्माण हुआ, तो धीरे धीरे आप बताइए कि जब पानी पूरा भर जाएगा, इस क्षेत्र में पूरा पानी भर जाएगा, तो अभी भी पृथ्वी गर्म है दोस्तों, अभी भी पृथ्वी गर्म ही है, पृथ्वी का गर्म अभी तक है ही, पृथ्वी में गर्मी अभी तक है। अब जब इसमें अभी तक गर्मी है, तो आप हमको बताइए कि यह अभी भी ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ वाला क्षेत्र में पानी भरेगा, तो ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट धीरे धीरे और ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो क्रस्ट की मोटाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी दोस्तों। एक समय तक इतना हुआ कि क्रस्ट का मोटाई आज बहुत ज़्यादा हो गया। समझ में आया। शुरुआती दौर में क्रस्ट का मोटाई बहुत कम था, लेकिन आज वर्तमान समय में क्रस्ट का मोटाई एज कंपेरिजन टू बढ़ गया है। समझ में आया दोस्तों। अब बात हुई कि ये तो गैस बाहर निकल रही थी। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि ये गैस निकलने से हमारा पृथ्वी का क्रस्ट कैसे फट सकता है। तो फट सकता है दोस्तों। जैसे में हम लोग देखते हैं कि प्रथम बार रेल चला, तो रेल भाप इंजन से ही चला है, जल वाष्प से ही चला है। तो वाष्प को हल्के में मत लीजिए, वाष्प बहुत बड़ा चीज़ है। आप देखिएगा प्रेशर कुकर में, देखिएगा प्रेशर कुकर के सीटी को उठाइएगा तो देखिएगा कितना ज़्यादा एनर्जी बाहर रिलीज करता है। यहाँ तक समझ में आया। तो गैस भी काम करता है दोस्तों, और करा है गैस। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश जलीय भाग पृथ्वी के केंद्र से निकला है। समझ में आया। अब बात आती है कि आपने तो बताया कि सारा गैस बाहर आ रहा है, तो कुछ गैस, जैसा कि हम लोग ने गैस के बारे में तो देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं कि हमारा पृथ्वी के अंदर जो धातुएं मौजूद है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्त हम बता रहे हैं कि जो गैस है वो बाहर रिलीज कर रहा था, बाहर आने का प्रयास कर रहा था पृथ्वी से, जबकि हमारा जो धातुएं हैं पृथ्वी के अंदर जाने का प्रयत्न कर रहा था। तो जिसका घनत्व जितना ज़्यादा हुआ पृथ्वी के अंदर उतना ज़्यादा जाएगा, और जिसका घनत्व जितना कम रहेगा पृथ्वी के उतना ही ऊपर रहेगा। ठीक है। यही जो डिफ्रेंशिएशन है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन, घनीभूतीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पृथ्वी को ऊपरी परत को हम लोग सियाल बोलते हैं, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, और सबसे निचली परत को नीफे बोलते हैं। यानी इसका यही मतलब है कि सियाल का जो सिलिका और एल्युमिनियम का जो डेंसिटी होगा फेरस और निकेल से कम होगा। यानी फेरस और निकेल का जो डेंसिटी है दोस्तों सबसे अधिक होगा, और सिलिका और एल्युमिनियम का डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है। इसीलिए निकेल और फेरस सबसे नीचे बैठा, और सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ऊपर है। इसके बीच में सिलिका और मैग्नीशियम भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा क्रस्ट जो है, ये क्या है दोस्तों, हम लोग को पृथ्वी का ऊपरी परत जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसका डेंसिटी 2.6 है, और कोर का डेंसिटी कितना है, 13.6 है दोस्तों। समझ में आया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऊपर में हमारा सिलिका एल्युमिनियम मिलता है और कोर में निकेल और फेरस मिलता है। यहाँ तक सबको क्लियर है।